नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं तुलसी। दिल्ली में फिर से निर्भया कांड दोहराया गया है। यहाँ एक ऑटो में 3 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ बर्बरता की। लड़की मानसिक रूप से इतनी असहज हो गई कि अपने आसपास आने वाले हर एक व्यक्ति से वह डरने लगी और किसी के भी साथ बातचीत करने में वह अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। चाहे वो एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों, लेडीज़ जेंट्स हो, पुलिस वाले हों, समाज सेविकाएँ हों या किसी भी सोशल वर्कर से संबंधित कोई भी कर्मचारी हो, उन किसी से भी वह बात करने में असहज महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो ये पूरा मामला क्या है, कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया और कैसे हमारे पुलिस प्रशासन ने रात दिन एक करके इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। भले ही इस केस में 21 से 25 दिन लगे, लेकिन ये पूरा केस सॉल्व हो गया है। अब बात ये है कि इन तीनों आरोपियों को क्या क्या सज़ा हमारी सरकार देगी, हमारी जजेस देंगे, उसके बारे में आगे फैसला आएगा। तो ये पूरी कहानी हम शुरू से समझते हैं। तो ये क्या होता है, 11 अक्टूबर 2024 की रात को एक नौसेना का अधिकारी जो है सराय काले खां रोड से अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। तभी इनकी नज़र सड़क के किनारे एक युवती पर पड़ती है। वैसे तो ये युवती वहाँ कब से पड़ी थी, बेसुध स्थिति में। उनके तन पे आधे कपड़े थे, आधे नहीं थे और ये ब्लड से लथपथ वहाँ सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। लोग ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहे थे, वहाँ से गुजर भी रहे थे, किन्होंने देखा भी होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, पुलिस भी इस दरमियान गुजरी होगी, किसी ने का कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन इन नौसेना के अधिकारी का ध्यान उसकी तरफ गया। इन्होंने पहले तो सोचा कि शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, फिर वो उस लड़की के पास जाते हैं, तन पे कुछ कपड़ा डालते हैं और फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं कि ऐसे एक बेसुध हालत में, संदिग्ध हालत में एक लड़की सड़क के किनारे पड़ी हुई है। फिर पुलिस आती है, उनको दिल्ली की एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ उनका इलाज शुरू होता है। इलाज के दौरान वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि लड़की के साथ सामूहिक रूप से बर्बरता हुई है। इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन के अधिकारी आते हैं, यहाँ महिला सिपाही आती हैं और यहाँ कई लोग इस लड़की के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर ये भी बताते हैं कि लड़की इस घटना से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि वो कुछ भी बताने में असमर्थ है। वो हर किसी से डर रही है और बातचीत करने में असहज महसूस कर रही है। तो इन पुलिस वालों के सामने ये चुनौती थी कि ये लड़की कहाँ की है, कहाँ इनके साथ घटना हुई है, किन लोगों ने इनके साथ ऐसा किया है। जब तक ये लड़की खुद बयान नहीं देगी, कुछ बताएगी नहीं, हम अपनी तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसी तरह 1-2 दिन बीत जाने के बाद फिर यहाँ की जो लाजपत नगर में तैनात एएसपी ऐश्वर्या सिंह अपने मन में इस लड़की की हालत को देखकर अपने मन में ये संकल्प लेती हैं कि जब तक मैं इस लड़की के साथ हुए अन्याय के बारे में पूरी जानकारी नहीं निकाल लूँगी, पूरे गुनहगारों को नहीं पकड़ लूँगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। वो अपने मन में ठान लेती हैं और अपने साथियों से कहती हैं कि जिस किसी को भी मेरे साथ इस केस में काम करना है, वो खाना पीना घूमना फिरना छोड़ के इस केस में लग जाएं, और जिसको काम नहीं करना है वो अभी अपना बता दें कि हमें नहीं करना है। इसके बाद कुछ महिला सिपाही, कुछ एएसपी, कुछ एएसआई, कुछ कांस्टेबल, कुछ ऐसे करके बहुत सारे लोग इनके साथ इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो गए। और फिर इन्होंने एक तरफीब निकाली कि ये लड़की जो है असहज महसूस कर रही है, हर किसी से मानसिक रूप से डर गई है। तो हम एक काम करते हैं कि पहले इस लड़की के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाते हैं। जब ये लड़की अपने आप को सहज महसूस करने लगेगी, दोस्ताना महसूस करने लगेगी, तो शायद हमें कुछ बताएगी। तो ये एसपी ऐश्वर्या सिंह होती हैं, अपनी एक कांस्टेबल जो इनकी महिला सिपाही होती हैं, उनको सिविल माना एक नॉर्मल ड्रेस में लड़की के पास एक समाज सेविका के रूप में भेजती हैं, एक नर्स के रूप में उनकी सेवा में लगा देती हैं।
लड़की की बातचीत से और थोड़े डॉक्यूमेंट्स से ये पता चल गया था कि लड़की उड़ीसा की है, तो फिर उनकी भाषा से थोड़ा सा समझ में आ रहा था कि ये दूसरी भाषा उड़िया भाषा की है। तो उड़ीसा से भी एक महिला को बुलाया जाता है और उनको भी एक नर्स के तौर पर यहाँ इस लड़की के साथ रखा जाता है। दोनों उसके साथ प्यार से कोऑपरेट करती हैं, बातचीत करती हैं। इसके बाद लड़की अपने आप को थोड़ा सा सहज महसूस करने लगती है इनके साथ, तो वो अपनी बात बताती है कि मैं उड़ीसा से हूँ और मैं नर्स का मैंने कोर्स किया हुआ है और सोशल वर्कर की डिग्री भी मैंने करी है। इसके बाद लड़की थोड़ी सी सहज होती है, तो पहला बयान जो वो देती है वो बताती है कि एक ऑटो था, 3 लोग थे, उन तीनों में से एक विकलांग व्यक्ति है। अब ये जो ऐश्वर्या सिंह होती हैं एएसपी, ये अपनी 10 टीमें गठित करती हैं और ये संकल्प लेती हैं कि जब तक इन तीनों का पता लग नहीं जाएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। फिर शुरू होती है इनकी तफ्तीश और 700 से भी ज़्यादा वहाँ जहाँ लड़की संदिग्ध हालत में मिली थी, वहाँ से लेकर 30-40 किलोमीटर तक जितने भी 700 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज थे सभी को खंगाला जाता है। और फिर इसमें राजघाट के पास एक ऑटो इस लड़की को वहाँ छोड़ते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो जाता है। उस ऑटो और 150 से भी ज़्यादा ऑटो ड्राइवर और ऑटो की शिनाख्त की जाती है। इसके बाद राजघाट के पास सीसीटीवी फुटेज में एक ऑटो कैप्चर होता है। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से इस ऑटो का मालिक जो प्रभु महतो है वो सामने आता है और ये प्रभु महतो भी इस घटनाक्रम में इस लड़की के साथ जो वारदात हुई है उसमें ये भी शामिल था। उसको पकड़ा जाता है, उसकी मदद से एक और जो कबाड़ी होता है उसको पकड़ा जाता है, मोहम्मद, और दूसरा होता है राजू। इन तीनों को पकड़ लिया जाता है, ये शारीरिक रूप से विकलांग है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कैसे इन्होंने इस लड़की के साथ बर्बरता की। उससे पहले लड़की ने अपना थोड़ा सा परिचय दिया था कि वो उड़ीसा की रहने वाली है। उड़ीसा में उन्होंने नर्सिंग कोर्स की डिग्री की हुई है। इसके अलावा उन्होंने सोशल वर्कर की भी एक मास्टर डिग्री की हुई है और उनका एम था कि सड़क पे भीख मांगने वाले छोटे बच्चे, महिलाएं और जो भी अनाथ हैं इनके लिए मैं इधर उधर से जो घूमते रहते हैं उनको सही जो उनका स्थान है, जो शासकीय है, जो लावारिस बच्चों की रेख देख करते हैं और जो लड़कियां होती हैं, अनाथ होती हैं, महिलाएं होती हैं और जो ऐसी सोशल सर्विस उनकी करती हैं, मदद करती हैं, सहानुभूति जताती हैं, तो ये सब वो वहाँ कर रही थी। तभी दिल्ली का एक लड़का जो उनका सोशल मीडिया पे दोस्त था, उन्होंने इनको सलाह दी कि तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ तुम अपने काम को अच्छे से कर सकती हो। उनके कहने पर वो दिल्ली आ जाती हैं, कुछ दिन अपने दोस्त के साथ रहती हैं, पर दोस्त को इनका काम कुछ अच्छा नहीं लगता है तो ये छोड़ के नन्स के पास चली जाती हैं। नन्स के पास जाके कुछ काम करती हैं, फिर वहाँ से भी ये थोड़ा सा अपने आप को मानसिक तनाव और डिप्रेस सा महसूस करती हैं, तो वहाँ भी ये छोड़कर फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के साथ ही समय बिताने लगती हैं। कभी इस फुटपाथ पे, कभी उस फुटपाथ पे। तो उस समय ये तिलक ब्रिज जो है रेलवे स्टेशन के पास वहाँ बैठी हुई थी और वहीं कबाड़ी की दुकान है। वो कबाड़ी इनके पास अपनी दुकान रात में 11 अक्टूबर की रात को बंद करता है और शराब पीता है और वो इस लड़की को वहाँ फुटपाथ पे सड़क किनारे बैठे तनाव में बैठा हुआ देखकर इसके पास जाके इससे कुछ सहानुभूति जताता है, कुछ बातचीत करता है। इसके बाद ये विकलांग भिखारी भी वहाँ आ जाता है और फिर ये ब्रज के कुछ झाड़ियों के पास लड़की को ले जाके उसके साथ बर्बरता करते हैं दोनों, जब तक इनका मन भर नहीं जाता। अब लड़की ने अपने हिसाब से विरोध किया होगा, लेकिन कुछ चीखने चिल्लाने की ऐसी कोई आवाज़ नहीं। लड़की पहले से मानसिक तनाव से गुजर रही थी, टेंशन में गुजर रही थी, क्योंकि वो वहाँ नन्स के पास से भी आ चुकी थी। तो ऐसे ही फुटपाथ पे उसके दिन गुजर रहे थे। फिर जब इनका मन भर गया तो लड़की को संदिग्ध स्थिति में छोड़कर ये दोनों बाहर आते हैं। तभी वहाँ से एक ऑटो ड्राइवर निकल रहा होता है।
वो इनको इस हालत में देख लेता है और फिर वो ऑटो ड्राइवर इन दोनों को बिठाता है, लड़की को भी ऑटो में रखता है और फिर वहाँ से कुछ किलोमीटर राजघाट की तरफ चला जाता है ऑटो में लेकर। वहाँ वह एक जगह रहती है, कुछ ओट रहती है, वहाँ तीनों मिलके लड़की के साथ जब तक मन नहीं भर जाता, जैसे मन करता है वैसे जैसी इनके मन करता है, पूरी जातियाँ करने के बाद, मन भरने के बाद लड़की को उसी स्थिति में छोड़कर ये वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज में राजघाट के पास ये प्रभु महतो का ऑटो और ये वहाँ कैप्चर हो जाते हैं। इसी के थ्रू ये पकड़े जाते हैं। लड़की कुछ उठती है वहाँ से, कुछ दूरी तय करती है और सराय काले खां रोड की तरफ, फुटपाथ की तरफ बेसुध होके गिर जाती है। उनके शरीर से कुछ ब्लड भी बह रहा था, उनके निजी अंगों से, और उनके शरीर पर कुछ एक कपड़े थे, कुछ एक नहीं थे। ऐसी स्थिति में सड़क किनारे बेसुध वो पड़ी हुई थी। तभी रात के 3:30 बज गए थे। 12 अक्टूबर 2024 की सुबह लग चुकी थी। उस समय 3:30 बजे के लगभग एक नौसेना का अधिकारी वहां से निकलता है और इस लड़की पर उनकी नज़र पड़ती है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही इस लड़की को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं जहां इनका इलाज होता है। तो इसके बाद जो एएसपी ऐश्वर्या सिंह हैं वो संकल्प लेती हैं और दिन रात एक करके 25 दिन में ये सारी केस को सॉल्व कर देती हैं, इनको पकड़ती हैं राजघाट के पास। और जो चालक जो प्रभु महतो हैं 28 वर्ष के, वो अस्थायी रूप से दिल्ली में 2 महीने पहले ही यूपी अंबेडकर जिला से आए हुए थे पैसे कमाने के लिए। दूसरा कबाड़ी प्रबोध उर्फ बाबू 32 वर्ष का है, ये बिहार के रहने वाला है और ये तिलक ब्रज के पास इनकी कबाड़ी की दुकान है। तीसरा विकलांग भिखारी है मोहम्मद शमसुल उर्फ राजू 29 वर्ष का, इनका एक बच्चा भी है। वहीं ये लोग रहते हैं फुटपाथ पे और भीख मांगते हैं। ये भी अस्थायी रूप से दिल्ली में पैसे कमाने के लिए आया है, ये भी बिहार का रहने वाला है। तीनों को पुलिस 25 दिन के बाद पकड़ लेती है और फिर हिरासत में लेकर इन पर केस बनता है। अब इनको जो भी सज़ा है वो मिलेगी। जैसे निर्भया केस में बहुत समय लगा ये सब छानबीन होने में, करने में, लेकिन आखिरकार उनको सज़ा मिली। लेकिन इनका जो केस है ये तो तीनों एक विकलांग होने के बाद भी ऐसी घटना को इन्होंने अंजाम दिया, इस कार्य को किया और ऐसी लड़की के साथ जो पहले से ही सोशल वर्क का और सहानुभूति रख रही थी इन लोगों से, उनके ही साथ इन्होंने ऐसी बर्बरता की और ऐसी घटना को अंजाम दिया। तो आप अगर किसी सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो पूरी घटनाक्रम है ये बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का या किसी को झंझोड़ने का या डराने का नहीं है, बल्कि एक नैतिक शिक्षा और एक मॉरल शिक्षा के रूप में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। एक एजुकेशनल पर्पस से ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या किसी और वेबसाइट के माध्यम से आप जो दोस्त बनाते हैं उन पे एकदम से भरोसा करके अपना जन्म स्थान छोड़कर 2 पैसों की लालच में या फिर कुछ समाज सेवा की लालच में अब दूर ना जाएं, कहीं अनजान लोगों के बीच में ना रहें। क्योंकि आजकल जो माहौल बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं चुनौती भरा है, खास करके महिलाएं लड़कियों के लिए। तो आप इतने जल्दी नहीं जाएं। जो भी आपको समाज सेवा करनी है, जो भी आपको हेल्प करनी है, मदद करनी है लोगों की, और भी रास्ते हैं। अपने लोगों के साथ रहिए, अपने घर परिवार के साथ, और उन्हीं के बीच में रहते हुए आप इस प्रकार का सोशल वर्कर कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, संदेश दे सकती हैं। तो ऐसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पर भी भरोसा करके अपने जीवन को परेशानी में ना डालें और सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो में दी गई जानकारी हमने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और न्यूज़ वगैरह इंटरनेट से ली हुई है और इस वीडियो में जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई गई है उसकी किसी भी तरह की पूर्णतः पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन है, जजेस हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उसके करने के बाद जो दोषी होंगे उनको सज़ा
ज़रूर मिलेगी और जल्द से जल्द इस लड़की को इंसाफ मिले और ये जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और फिर से अपना काम करने लगे। यही इसी प्रे के साथ जय हिंद, जय भारत।